डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आपदा के अंतर्गत सूखा एवं अकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। सूखा एवं अकाल, जिसे हम अंग्रेजी में ड्रॉट एंड फेमिन के नाम से जानते हैं, टेलीविजन एवं समाचार पत्रों एवं अन्य मीडिया के द्वारा प्रति वर्ष यह जानकारी दी जाती है कि देश में सूखा एवं अकाल की स्थिति आती है। यदि देश के किसी एक भाग में बाढ़ की स्थिति है तो दूसरे भाग में सुखाड़ की स्थिति रहती है। सुखाड़ और अकाल दोनों ही आपदाएं वर्षा से संबंधित हैं। वर्षा ऋतु के दौरान जब आकाश में बादल गायब हो जाते हैं, तेज धूप निकल आती है, खेतों में काम करना संभव नहीं हो पाता है, पानी की किल्लत हो जाती है, खेत सूखकर फटने लगते हैं, तब सूखा की स्थिति मानी जाती है। यह सूखा अचानक नहीं होता, यह संकेत देकर आता है, परंतु इसके अंत की अवधि निश्चित नहीं होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूखा 3 प्रकार का होता है: सामान्य सुखाड़, कृषि सुखाड़ एवं मौसमी सुखाड़। इसमें सबसे खतरनाक कृषि सुखाड़ को माना गया है। सुखाड़ के कारण जल के अभाव में मिट्टी की नमी समाप्त हो जाती है तथा जीवों का जीवन जो होता है वह संकट में पड़ जाता है। सूखे की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब वर्षा की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि वह अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों जैसे कृषि एवं जलापूर्ति तथा पानी से संबंधित समस्याओं से क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित करने लगता है। दूसरी ओर अकाल वह स्थिति है जब उपलब्ध होने वाले खाद्यान्न की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि लोगों को भूखे मरने की नौबत आने लगती है। इसका मतलब यह है कि लोगों को खाने के लिए भोजन की उपलब्धता नहीं होती और भोजन के अभाव में भूख से लोग मरने लगते हैं। सुखाड़ और अकाल दोनों 2 परिस्थितियां हैं। स्वतंत्रता के बाद देश में सूखा पड़ा, किंतु अकाल कभी नहीं पड़ा, क्योंकि अच्छे प्रबंधन से इस पर विजय हासिल कर लिया गया है। भारत में मानसून की अनिश्चितता तथा वर्षा की मात्रा में अंतर के कारण सूखा एवं अकाल का प्रभाव पड़ता रहा है। स्वतंत्रता के पूर्व सूखा एवं अकाल की समस्या ज्यादा गंभीर होती थी, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुशल प्रबंधन एवं केंद्र सरकार की सहयोगपूर्ण नीति के कारण इसका रूप कभी भी भयावह नहीं हो सका। मौसमी वर्षा जब 25 से 50% तक कम होता है तब इसे मध्यम सुखाड़ कहा जाता है तथा जब मौसमी वर्षा में 50% तक की कमी होती है तब इसे भयानक सुखाड़ या सीवियर ड्रॉट कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आइए अब हम कुछ ऐसे सूखे की जानकारी प्राप्त करते हैं जिसे भारत का सूखा वर्ष कहा जाता है या राज्यों में सूखा का वर्ष कहा जाता है। इसमें सबसे पहला जो उदाहरण के लिए हमने लिया हुआ है बिहार का सूखा वर्ष 1966-67। 1966-67 में बिहार में आया सूखा मध्यम दर्जे का कहा गया, जिसके कारण अकाल से मौतें कम हुई थी। भारत सरकार का प्रबंधन कार्य के प्रति सकारात्मक रवैया का इससे पता चलता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष सूखा एवं अकाल से कुल 2353 लोगों की मृत्यु हुई थी। बिहार में इस वर्ष खाद्यान्न का उत्पादन 1965-66 से कम हुआ था। राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन में भी 19% की गिरावट दर्ज की गई थी। खाद्यान्न उत्पादन में कमी तथा खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि ने प्रवास एवं अकाल को जन्म दिया, किंतु जन वितरण प्रणाली एवं सरकारी राहत कार्यों के कारण अकाल का प्रभाव कम देखने को मिला। यह एक खुशी की बात है। भारत सरकार ने इसी वर्ष अमेरिका से खाद्यान्न आपूर्ति की तथा 20,000 फेयर प्राइस दुकानों की स्थापना कर गरीबों तथा सीमित आय वालों को खाद्य सामानों की आपूर्ति की व्यवस्था की, जिससे अकाल पर नियंत्रण पा लिया गया। सूखा से निपटने के लिए सरकार ने कई अन्य उपाय भी किए थे। दूसरा उदाहरण है महाराष्ट्र का सूखा वर्ष 1972। 1970 के दशक में अच्छी मानसूनी वर्षा के कारण खाद्यान्न का उत्पादन तो भरपूर हुआ था, जिससे महाराष्ट्र निर्यात करने की स्थिति में आ चुका था और उसने
जब मान लिया कि राज्य में सूखा एवं अकाल की स्थिति पैदा नहीं होगी, परंतु 1972 में सूखा आ गया। इस सूखे से 25 मिलियन लोगों को सहायता की जरूरत पड़ी थी। आपदा की स्थिति, महाराष्ट्र सरकार ने रोजगार की व्यवस्था कर आपदा से लड़ने के लिए योजना बनाई। वृक्षारोपण, इस दौरान महाराष्ट्र सरकार ने आपदा की स्थिति से निपटने के लिए वृक्षारोपण कार्य को चलाया, मृदा संरक्षण कार्यक्रम पर बल दिया, नहरों की गहरी खुदाई करवाई तथा जल भंडारण के लिए कृत्रिम संरचनाओं का भी निर्माण करवाया। खाद्यान्नों का वितरण फेयर प्राइस दुकानों के जरिए करवाया, जिसके कारण एक व्यक्ति की भी मृत्यु सूखा के कारण नहीं दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल में सूखा वर्ष 1979-80। स्टूडेंट्स, वर्ष 1979-80 में पश्चिम बंगाल को सूखे की जबरदस्त स्थिति का सामना करना पड़ा। विद्वानों के अनुसार इस सूखे के कारण खाद्यान्न उत्पादन में 17% की कमी दर्ज की गई थी। भंडार किए गए सभी खाद्यान्न सरकार द्वारा बाजारों तक पहुंचा दिया गया, जिसके कारण सूखे की जानकारी भारत तक ही सीमित रही और इस सूखे के कारण अकाल पर काबू पा लिया गया। बिहार और महाराष्ट्र में हुए सूखे से पाठ लेते हुए राज्य में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सूखे के नकारात्मक प्रभाव को पर्यावरण हितैषी भू उपयोग प्रैक्टिस एवं जल संरक्षण कार्यक्रम द्वारा कम करना था। तीसरा उदाहरण है अखिल भारतीय सूखा वर्ष 1982 एवं 1987। जैसा कि आप जानते हैं, अखिल भारतीय स्तर पर 1982-1987 में सूखा पड़ा था। 1982 में मानसूनी वर्षा में अनिश्चितता तथा इसकी विचलन दर 13.7% अंकित किया गया, जबकि 1987 में 19.3% अंकित किया गया। 1982 के सूखा से देश का 46% भाग, जबकि 1987 में देश का 64% भाग सूखे से प्रभावित हुआ था। इन दोनों वर्षों में सूखे की स्थिति से देश का उत्तरी, पश्चिम एवं दक्षिणी भाग ज्यादा प्रभावित हुआ। सबसे कम वर्षा वाले राज्यों में तमिलनाडु, तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और विदर्भ जैसे क्षेत्र शामिल थे। 1987 में सूखा प्रभावित या 50% एवं उससे अधिक वर्षा विचलन वाले राज्यों में राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, सौराष्ट्र, कच्छ तथा दीव शामिल थे। इसके अलावा 10 क्षेत्रों में वर्षा का विचलन सामान्य से 20 से 50% तक कम रहा। फलतः खाद्यान्न का उत्पादन तो कम हुआ। 1987 में सूखे से 15 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों के 267 जिले एवं 590 लाख हेक्टेयर भूमि सूखे से प्रभावित हुई। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के 920 लाख लोग इस सूखे से प्रभावित हुए थे। फ्रेंड्स, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2013 के मार्च में भी महाराष्ट्र राज्य में भयंकर सूखा पड़ा था, जिसमें लगभग 12,000 गांव सूखे की चपेट में थे। इसी तरह बिहार में 1873 में तथा राष्ट्रीय स्तर पर 1876 में और 1899 से 1900 के बीच अकाल पड़ा। भारत में सूखा एवं अकाल की एक लंबी सूची है। सूखे की स्थिति कई बार देश में प्रभावी रहने तथा खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट दर्ज होने के बाद भी अकाल की स्थिति पैदा नहीं हुई। उचित प्रबंधन तथा संस्थागत सहायता एवं उचित तालमेल का परिणाम रहा कि सूखे की स्थिति के बावजूद अकाल की स्थिति पर बेहतर ढंग से काबू पाया गया। वर्ष 2016 में महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में केंद्र सरकार ने रेल की सहायता से जलापूर्ति की व्यवस्था की। सूखा व अकाल के इन उदाहरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन दोनों ही परिस्थितियों में सामुदायिक स्तर पर सहायता केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच उचित तालमेल तथा गैर सरकारी संगठनों का दायित्व काम आता है। स्टूडेंट्स, इस तालिका के द्वारा भारत के प्रमुख सूखा वर्ष को चिन्हित किया गया है। 1801 से 1830 की अवधि के दौरान कुल 6 सूखा वर्ष रिकॉर्ड किया गया, जिसमें 1801, 1804, 1806, 1812, 1819 और 1825 का वर्ष शामिल था। 1831 से 1860 की अवधि के दौरान
1832, 1833, 1837, 1853 और 1860 कुल 5 सूखा वर्ष अंकित किया गया। 1861 से 1890 ईस्वी के दौरान अवधि में कुल 6 सूखा वर्ष भारत में रहा। इनमें 1862, 1866, 1868, 1873, 1877 और 1883 का वर्ष शामिल है। 1891 से 1920 का वर्ष या यह अवधि 1891 से 1920 की यह अवधि है जब भारत में 10 बार कुल सूखा वर्ष रिकॉर्ड किया गया, जिसमें 1891, 1897, 1899, 1901, 1904, 1905, 1907, 1911, 1918 और 1920 का वर्ष सूखा वर्ष के रूप में रिकॉर्ड किया गया। 1921 से 1950 की अवधि में 1939 और 1941 से 2 सूखा वर्ष रिकॉर्ड किया गया, जबकि 1951 से 1961 की 1980 की अवधि के बीच कुल 7 सूखा वर्ष 1951, 1965, 1966, 1971, 1972, 1974, 1979 के रूप में रिकॉर्ड हुआ, जबकि 1981 से 2010 के बीच 1982, 1987, 2002 और 2009 को सूखा वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तालिका 2 के माध्यम से भारत के प्रमुख भयानक सूखा वर्ष और उसमें प्रभावित कुल क्षेत्रों की स्थिति को समझा जा सकता है। 1918 में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 71% भाग सूखा से प्रभावित रहा, जबकि 1965 में 41% भाग, 1972 में 47%, 1979 में 45%, 1987 में 50% और 2009 में 47% भाग सूखे से प्रभावित रहा। भारत सरकार के द्वारा देश में 77 जिलों की पहचान सूखा संभावित क्षेत्र के रूप में की गई है। इन जिलों में सूखे की सदैव आशंका बनी रहती है। ऐसे राज्यों में राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश राज्यों के जिले शामिल हैं। इस मानचित्र के द्वारा विभिन्न छायाओं के माध्यम से सूखे की स्थिति को समझा जा सकता है। आइए अब हम सूखा व अकाल के प्रबंधन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करते हैं। सिंचाई आयोग के अनुसार प्रत्येक वर्ष देश के 16% भूभाग पर सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे निपटने के लिए इसका उचित प्रबंधन होना आवश्यक है। अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजनाओं के द्वारा इन आपदाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत नहर, तालाब, कुआं, पाइन, आहर का विकास किया जाना उचित माना जाता है। नहरों के माध्यम से जलाशयों से जल लाया जा सकता है। पंजाब और हरियाणा में नहरों का जाल बनाकर ही सूखे की समस्या का समाधान किया गया है। क्या आप जानते हैं कि बिहार में भी सोन कमांड क्षेत्र, कोसी कमांड क्षेत्र, गंडक कमांड क्षेत्र तथा चांदन क्यूल बड़ुआ कमांड क्षेत्र का विकास इसी उद्देश्य को लेकर किया गया है। तालाब का उद्देश्य वर्षा जल का संग्रहण करना है, साथ ही नहर के अतिरिक्त जल का भी संग्रहण करना है। कुएं के निर्माण से भूमिगत जल का उपयोग होता है। पेयजल की समस्या का समाधान भी संभव होता है। बोरिंग एवं ट्यूबवेल के माध्यम से भूमिगत जल का दोहन बढ़ता जा रहा है, जो पारिस्थितिकी तथा जल संकट का कारण बनता दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, नहर, पाइन एवं आहर मानव निर्मित जल प्रवाह मार्ग हैं, जिससे भूमिगत जल का उपयोग कृषि कार्य एवं पेयजल के लिए किया जाता है। स्टूडेंट्स, सूखा का संबंध वर्षा तथा भूमि के जल स्तर से है। जल स्तर में कमी या गिरावट चिंता का एक विषय है, अतः इसे दूर करने के लिए वर्षा जल संग्रहण एवं वाटरशेड मैनेजमेंट जैसी योजनाएं कारगर सिद्ध हो सकती हैं। विद्वानों का मानना है कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण कानूनी रूप से अनिवार्य कर देना चाहिए। सूखे की स्थिति में पता चलता है कि जल की एक एक बूंद कीमती है, अतः ऐसे संभावित क्षेत्रों में ड्रिप एवं छिड़काव सिंचाई प्रणाली के प्रचार प्रसार पर जोर दिया जाना चाहिए। इसी कारण कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों में ड्रिप सिंचाई प्रणाली को ग्रामीण विकास योजना का ही अंग बना दिया गया है। शुष्क कृषि को सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्रचलित किया जाना चाहिए अथवा
उन क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली फसलों के ऐसे किस्मों का विकास किया जाना चाहिए जो कम नमी में भी उत्तम फसल उत्पादन दे सके, यानी सूखा प्रतिरोधी पौधों और फसलों का प्रचलन बढ़ाना चाहिए। अल- अल्पकालीन राहत एवं पुनर्वास कार्यक्रमों के तहत सूखा एवं अकाल से निपटने के लिए धन की आवश्यकता होती है। आर्थिक सहायता के लिए आपदा राहत निधि 1995 से शुरू आपदा राहत राष्ट्रीय नीति, इच्छानुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा इसमें प्रावधान किया गया है। राहत के इन अल्पकालिक उपायों का मुख्य उद्देश्य होता है: पहला, प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न उपलब्ध कराना, और दूसरा, प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत सभी वर्गों के लोगों के अधिकार को सुरक्षित रखना। स्टूडेंट, सूखा एवं अकाल की स्थिति में खाद्यान्न सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले कई उपायों में शामिल हैं: स्वच्छ पेयजल कार्यक्रम चलाना, सामान्य खाद्यान्न आपूर्ति एवं वितरण कार्यक्रम करना, पूरक स्वास्थ्य सेवा बहाल करना, खाद्यान्न अनुदान देना, खाद्यान्नों की जमाखोरी कालाबाजारी पर प्रतिबंध लगाना, पशुओं के लिए विशेष कार्यक्रम चलाना, रोजगार बढ़ाने की योजनाएं चलाना और मूल्य स्थिरता को बनाए रखना। सूखे का समाज के ऊपर लंबी अवधि तक नकारात्मक रूप से असर पड़ता है। सूखे का मुख्य कारण को दूर नहीं किया जा सकता, अतः सरकार को चाहिए कि वह सूखे से लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहे। सूखे से या फिर किसी भी प्रकार की आपदा पर नजर रखने के लिए भारत सरकार का गृह मंत्रालय नोडल प्राधिकरण है, जबकि अन्य सहयोगी में कृषि मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अंतरिक्ष विभाग, भारतीय मौसम विभाग, सिविल आपूर्ति विभाग तथा सभी राज्यों के आपदा आयुक्त एवं अन्य गैर सरकारी संगठन इसमें शामिल हैं। स्टूडेंट, सूखे से बचाव के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसे 3 भागों में रखा जाता है। इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं: पहला, अल्पकालीन तैयारियां; दूसरा, मध्यमकालीन तैयारियां; और तीसरा, दीर्घकालीन तैयारियां। अल्पकालीन तैयारियों के अंतर्गत श्रमिक प्रधान विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं को चलाना तथा श्रम के बदले अनाज कार्यक्रम शामिल हैं, जिससे संपत्ति का निर्माण हो सके। प्रभावित क्षेत्रों में सड़क अथवा रेल मार्ग के द्वारा जल का परिवहन बृहद स्तर पर करके जल की आपूर्ति करना भी इसमें शामिल है। भूमिगत जल के लिए दोहन के लिए बृहद स्तर पर ट्यूबवेल का निर्माण किया जाए तथा जल संग्रह परियोजनाओं को प्राथमिकता देना भी इसमें शामिल है। सटीक मौसमी भविष्यवाणी के आधार पर कार्य योजनाएं आरंभ करना तथा खाद्यान्नों की आपूर्ति वितरण अल्पकालीन तैयारियों में शामिल है। मध्यमकालीन तैयारियों में वर्षा जल संग्रह तथा वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम शामिल है। कृत्रिम तरीके से भूमिगत जल स्तर को बनाए रखना, सिंचाई एवं जल आपूर्ति परियोजनाओं को समय से पहले पूर्ण करना, उपलब्ध जल के बेहतर उपयोग के लिए कृषि जलवायु प्रादेशिकरण के आधार पर कार्य करना, शुष्क कृषि को बढ़ावा देना तथा आधुनिक सिंचाई तकनीक को अपनाना तथा बढ़ावा देना शामिल है। जबकि दीर्घकालीन तैयारियों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा तैयार जल नीति 1987 महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत सरकारी एजेंसियां मिलजुल कर कार्य करती हैं। इन संगठनों के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसमें सतह एवं भूमिगत जल संग्रहण एवं भंडारण कार्य, लघु रिजर्वायर का बृहत रिजर्वायर से एकीकरण करना, एकीकृत बेसिन योजना तथा अंतर बेसिन जल का स्थानांतरण कार्य शामिल है। स्टूडेंट्स, क्योंकि 20वीं सदी में कुल 20 सूखा वर्ष रिकॉर्ड किया गया और देश के 77 जिलों की पहचान सूखा प्रबंधन क्षेत्र के रूप में की गई है, इसलिए जरूरी है कि सूखे से बचाव के लिए अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन तैयारियों के लिए सरकार सदैव तत्पर रहे। धन्यवाद।